तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था राष्ट्रवाद के प्रति, इसी तरह से दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं अभी उदारवाद और रसगुल्ला। नारीवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, ये तीन प्रश्न में से आपके एग्जाम में आपको अपने नेत्र से देखने को मिलेंगे, इसलिए ये तीनों क्वेश्चन को आप अपने निगाहों पे बसा के रखे भाई। जैसे बोलते हैं ना भाई कि अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, चीर के दिल अपना उदारवादी को दिखा देंगे। समझ गए ना? इस तरह से मेरे दोस्तों आपको क्या करना भाई, एकदम मस्त तरीके से उदारवाद के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में और नारीवाद के बारे में आप सभी को दोस्तों बताना होगा भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं उदारवाद। क्यों भाग रहा भाई? उदारवाद की परिभाषा दे एवं उदारवाद के इसके सिद्धांत का वर्णन करे। ठीक है, गौर कीजिएगा मेरे शेर सुनने में क्या कह रहा हूं भाई, सुनिएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से बता रहा भाई। उदारवाद की परिभाषा दे एवं इसके सिद्धांतों का वर्णन। अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह, दोपहर, शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ चलिए जुड़ जाएं। अब एक एक सेंटेंस को मोहब्बत तरीके से सुनिएगा। उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता। सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास आजादी है, दैट इज कॉल्ड ऑफ उदारवाद। बस इतना याद रखिएगा। अभी जैसे राष्ट्रवाद, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में बताया था, तो राष्ट्रवाद के जैसे मैंने एकदम सरल भाषा में जो डेफिनेशन दिया आप लोगों को कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्यार करना। क्या? अपने देश से प्यार करना, अपने देश से लगाव रखना। ठीक इसी तरह से उदारवाद का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति के पास अगर स्वतंत्रता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग उदारवाद। ठीक, डन। चलिए, तो उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का सिद्धांत या स्वतंत्रता व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र है तो वो हमारा उदारवाद कहलाता है। एग्जाम्पल देता भाई, उदाहरण लैटिन शब्द लिवर से हुई है। अगर उदारवाद की अगर बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है जो लिवर शब्द से लिया गया। भाई क्या बोलेंगे सर? लिवर शब्द से लिया है। अतः लिबरम विशेषण ऐसे व्यक्ति या ऐसे सिद्धांतों के साथ लगाया जाता था जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करें। मतलब क्या रहा है कि उदारवाद उस व्यक्ति को कहा जाता है जो स्वतंत्रता को क्या करते हैं भाई? समर्थन करे। जो क्या करते हैं रसगुल्ला? तो स्वतंत्रता को समर्थन करे। समझ गए? चलिए, अलग अलग विचारकों ने उदारवाद का अलग अलग परिभाषा दिया जो इस प्रकार है। अब अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग विद्वान आए और सभी लोगों ने दोस्तों हमारा परिभाषाएं दिए हैं उदारवाद का अलग अलग। तो आइए हम और आप मिलकर समझते हैं कि आखिर वो कौन सा विद्वान है जिन्होंने हमारा उदारवाद का बारे में बताया। आइए सर, जैसे मेरे भाई लॉस्की, सबसे पहले मेरे दोस्तों लॉस्की चचा के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बोलेंगे सर? लॉस्की के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं। उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह ही मात्र नहीं है बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत है। उदारवाद कुछ सिद्धांत नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि आपका स्वतंत्रता है, आप जहां चाहे घूम सकते हैं, जो खाए, जो मन चाहे वो खा सकते हैं, जहां मन करे जिससे बात करना चाहे कर सकते हैं, ये तो है, बल्कि दोस्तों एक बात यह भी कहा गया है कि आपका दिमाग का एक आदत है भाई, आपकी दिमाग में रहने वाले एक प्रकार का क्या भाई? आदत है। तो राष्ट्रवाद कुछ सिद्धांतों का समूह ही मात्र नहीं है बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत है। सराय टेरी के अनुसार अगर हम बात करें
सरायटेरी के अनुसार। क्या बात करें मेरे शेर सरनियों, तो बोलेंगे सर सरायटेरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय सुरक्षा। क्या होते हैं सर? उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा। न्यायिक सुरक्षा का मतलब होता है क्या? सिक्योरिटी जस्टिस, यानी आपका एक, मैं कहूं तो कि आपको मैं एक बॉडीगार्ड दिया हूं जो आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करे, है ना, उसी को बोलते हैं क्या? न्यायिक सुरक्षा। तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है भाई। व्यवहार भी दोस्तों एक तरह का हमारे क्या है? फ्रीडम है। ऐसा नहीं कि हम गए और देखिए देहात में देखिएगा बूढ़ा लोगों से ज्यादा मजाक करते भाई, है ना भाई, कभी लुंगी को पकड़ के खींच देते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना भाई। वही यहाँ पे कह रहा है। लार्नर ने क्या कह रहा है भाई हमारे उदारवाद के बारे में? तो इस युग का सबसे अधिक विवादास्पद शब्द कहा है भाई। कहा कि अगर इस दुनिया में अगर सबसे कोई विवादास्पद अगर शब्द है तो वह है उदारवाद। ठीक है, अब आते सर हैकर के अनुसार। ठीक है ना, इतना जो मैं बता रहा हूं अगर आप याद कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 2 व्यक्ति का नाम जरूर लिखिएगा भाई। कितना? कम से कम 2 व्यक्ति का नाम आप जरूर लिखिएगा, इसको याद रखिएगा। उदारवाद एक ऐसी सामान्य धारणा है कि इसकी सटीक परिभाषा देने वाला कोई बहादुर व्यक्ति ही होगा। लो भाई, अब हमारा दोस्तों एक महापुरुष आते हैं भाई, हैकर, नाम से पता चल रहा है, हैकर, है ना भाई, हैकर, है ना भाई, हैकर नाम से पता चल रहा है। वही कह रहा है कि उदारवाद एक ऐसी सामान्य धारणा है, उदारवाद एक ऐसी सामान्य धारणा है कि इसकी सटीक परिभाषा देने वाला कोई बहादुर व्यक्ति ही होगा। अब हैकर कह रहा है कि उदारवाद का परिभाषा देने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बहादुर होगा। क्या बोल भाई? कोई बहादुर होंगे। समझ गए मेरे भाई? चलिए, यह व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण है कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में एक विचारक है, और बताते हैं दोस्तों कि उदारवाद एक ऐसे शब्द है जिसमें व्यक्ति और राष्ट्र के बारे में बताते हैं कि राष्ट्र व्यक्ति को क्या क्या स्वतंत्रता दिए हैं। ऊपर ऊपर उड़ रहा है क्या भाई? हाँ जी, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को ऊपर ऊपर कहीं ऐसा तो ना हो कि उड़ना शुरू हो जा रहा भाई। पकड़ के रखिए मेरे सरनियों, पॉलिटिकल साइंस अगर आपने लिया है तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता है, इस बात को याद रखिएगा। समझे मेरे बातों को? मैंने क्या कहा? जी हाँ, ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि कहानी की तरफ पढ़ते जाए भाई। अब इसका डेफिनेशन जो दिया हैकर ने आपको, डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम अपने मन से कोई और डेफिनेशन लिख दे तो संभव नहीं है। समझे मेरे बातों को? मैंने क्या कहा आप लोगों से? आप कहेंगे सर बिल्कुल यस, हम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते सर उदारवाद मुक्त व्यापार को समर्थन करता है भाई। उदारवाद मुक्त व्यापार को क्या करते हैं मेरे सरनियों? समर्थन करता है। उदारवाद मुक्त व्यापार को क्या करता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर समर्थन करता है, और इनकी खुलकर प्रशंसा भी करता है, और इनकी खुलकर प्रशंसा भी करता है। यह उत्पादन के क्षेत्र में समर्थन करता है। यह उत्पादन के क्षेत्र में क्या करता है भाई? तो बोलेंगे सर समर्थन करता है। और आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, लाना और देना, है ना, यानी लेन देन, वही कह रहा है कि और आयात और निर्यात के उत्पादों यानी सामानों को भी समर्थन व स्वतंत्रता प्रदान करता है। कहता है सिर्फ मनुष्य को स्वतंत्रता मत दो। हमारा उदारवाद कहता है कि सिर्फ मनुष्य को स्वतंत्रता मत दीजिए, मनुष्य के साथ साथ जो हमारा वस्तुएं हैं, जो हमारा चीजें हैं, उनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा बॉर्डर है और हम गए सामान लेकर, कलम लेकर, मुझे उस पार जाना, गए, मेरी स्वतंत्रता है, मैं गया, यहाँ पे चेकिंग करना लगा दिया भाई, ऐ कलम लेकर क्यों आ रहे भाई, कलम को रखो। तो जैसे दोस्तों मनुष्य को स्वतंत्रता मिला है, वैसा ही जैसे मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, वैसा ही ठीक मेरे दोस्तों चीजों का भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। समझे मेरे बातों को? चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है भाई। राजनीति क्षेत्र में भी यह बहुत ही समर्थन करता है, और राजनीति भी दोस्तों, हमारा राजनीति भी यही कहता है, हमारा राजनीति भी यही कहता है क्या कि मनुष्य के साथ साथ चीजों में भी, वस्तुओं में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप एक चीज बताइए, आप लोग सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इसका फैसला आप लोग करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे विद्वान हैं जिस फैसला का आंसर देते भाई। चलिए अब आते दोस्तों उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? मानवीय विवेक में आस्था। क्या बोलेंगे सर? मानवीय विवेक में
आस्था होती है भाई। ठीक है, देखिए विचारधारा मानवीय विवेक में आस्था रखता है भाई। विचारधारा मानवीय अवस्था में क्या करती है मेरे भाई? विश्वास रखता है या आस्था रखती है। और आस्था का मतलब वही विश्वास रखता है भाई। आस्था का मतलब देखा जाए एक तरह का तो विश्वास रखता है। आस्था का मतलब एक तरह का देखा जाए तो विश्वास रखता है। ठीक है ना। तो विचारधारा मानवीय विवेक में आस्था रखता है और इनके वितामक इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानव अपना दिमाग से सोचने व उनके अनुकूल करने में सक्षम होता है, इसलिए उसे उनके अनुकूल ही करने दिया जाना चाहिए। और कहता है दोस्तों कि मनुष्य जो कुछ भी करता है वो सोच समझ कर करता है। मनुष्य को खुलकर वो काम करने देना चाहिए। मनुष्य को वो काम करने देना चाहिए। बताइए मेरे दोस्तों, क्या सही कह रहा है या गलत? कौन बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखिए मेरे भाई। कहता है क्या कि इतिहास तथा परंपरा का विरोध। अब हमारा उदारवाद क्या करता है भाई? इतिहास तथा परंपरा का क्या करता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर विरोध करता है। इतिहास तथा परंपरा का विरोध। उदारवाद विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं। उदारवाद विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखता है। क्या बोल रहा है मेरे शेर सरनियों? थोड़ा गौर कीजिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि उदारवाद, जो हमारे उदारवाद होती है, ठीक है, उदारवाद क्या कह रहा है भाई? देखिए उदारवाद विचारक मानवीय विवेक में, मनुष्य का विवेक होती है। विवेक का मतलब क्या होता है भाई? सोच विचार। अगर आपका अच्छा है तो उसी को विवेक कहा जाता है भाई। क्या सर? अगर आपकी सोच विचार अगर अच्छा है, आप कहेंगे नहीं भाई इसे हमें मदद करना चाहिए, ये मदद का लायक है, तो आपके अंदर में क्या है? एक विवेक है ना। तो उदारवाद विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं और किसी भी इतिहास तथा परंपराओं जो किसी भी अर्थ ना देता और जो बुद्धि संगत ना हो उनका विरोध करते हैं। जो बुद्धिगत नहीं है, जो ताड़ी पी रहा है, माड़ी पी रहा है, शराब पी रहे हैं, तो उनका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है या नहीं? उनका क्या कर रहा है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर विरोध कर रहा है। तो याद रखिएगा उसी को बोल रहा है कि विरोध करते हैं, चाहे वह कितना भी पुराना इतिहास या परंपरा क्यों ना हो। बोल रहा है कि वो कितना भी, एक तरह का देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, कि वह इंसान कितना भी अच्छा, कितना भी धनी, कितना भी मालदार क्यों ना हो, अगर वो बुरा काम कर रहा है तो वह बुरा व्यक्ति है। सिंपल सा बात है सर। अगर वो बुरा काम कर रहा है तो वह बुरा व्यक्ति है। इसे आप लोगों को मानना है भाई। समझ गए मेरे भाई? उम्मीद करें मेरे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी थोड़ा सा भी आप लोगों को डाउट हुआ होगा। बताइए मेरे भाई, समझ गए रसगुल्ला? ठीक है, चलिए सर अब आते हैं दोस्तों मानवीय स्वतंत्रता को धारण में विश्वास। मानवीय स्वतंत्रता धारण में विश्वास। उदारवादी विचारकों के अनुसार मानव जन्म से ही स्वतंत्र होता है। अब उदारवादी क्या कहता है? उदारवादी के जितने सारे विचारक हैं, सारे विचारक का मानना है कि मनुष्य जब जन्म लेते हैं, मनुष्य जब जन्म लेते हैं तब से ही मनुष्य के पास एक स्वतंत्रता होती है ना भाई? मनुष्य, जैसे हमारे संविधान में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया, मां के पेट से जैसे ही निकले, इस तरह से जैसे ही करके निकले, तो समझ जाओ कि उनको मौलिक अधिकार मिल गया होगा। यही हमारा उदारवादी कहता है कि विचारकों के, उदारवादी के विचारों का अनुसार मानव जन्म से ही स्वतंत्रता होता है। मानव जन्म से ही क्या होती है मेरे रसगुल्ला? स्वतंत्र होता है। मानव जन्म से ही क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक? डाउट नहीं ना भाई? चलिए आगे देखिए। और स्वतंत्रता उनका प्रकृति व जन्माधिकार है। और स्वतंत्रता क्या भाई? उनका जन्माधिकार है। स्वतंत्रता क्या है मेरे भाई? उनका जन्माधिकार है। हमें हर हाल में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका स्वतंत्रता क्या है भाई? जन्माधिकार है। मतलब यह है कि मानव पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो, मनुष्य पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो। ऐसा नहीं कि आपको गला दबाऊंगा, जल्दी से ये काम करो, आपको गला दबाऊंगा, ऐसा नहीं। मनुष्य जो कुछ भी करना चाहेंगे अपने स्वतंत्र रूप पर, चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप दबाव नहीं डाल सकते, उस व्यक्ति पर आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता है। ऐसा वातावरण को ही
ऐसा वातावरण को कि मानव अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सके, मानव अपने इच्छा अनुसार जीवन जी सके। उदारवादी ने सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है। समझ गए मेरे भाई? चलिए अगला पॉइंट पाते हैं सर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य का साधन। बिल्कुल भाई, व्यक्ति राज्य का क्या भाई? साधन है। व्यक्ति अगर नहीं होगी तो राज्य तरक्की नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं होगा तो राज्य तरक्की कैसे करे? राज्य तरक्की तब करते हैं जब व्यक्ति वर्क करते हैं। अगर व्यक्ति नहीं होगा तो राज्य तरक्की कैसे करेंगे? आप ही बता दीजिए मेरे भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना। चलिए, तो उदारवादी का कहना है कि व्यक्ति साध्य है, साधन है, और समाज तथा राज्य एक साधन है। क्योंकि राज्य और समाज पर मानव नहीं टिका हुआ है। क्योंकि राज्य और समाज पर मानव टिका हुआ नहीं है, बल्कि मानव पर राज्य और समाज टिका हुआ है। अब एक बात बताइए, क्या राज्य और समाज से ही मानव टिका हुआ है? नहीं मेरे दोस्तों, मानव से ही हमारा टिका होता है राज्य। जैसे एग्जांपल देता हूं कि हमारा मान के चलिए हमारा 10,000 आबादी है। हमारे यहाँ पे दोस्तों एगो मंदिर है भाई। कितना सर? एक मंदिर है। हम लोग कल दिन जाकर के दोस्तों अगर 15,000 आबादी हो गए, हम बोलेंगे नहीं भाई हम लोग का एक मंदिर नहीं, अब हम लोग को अलग से एक मंदिर चाहिए। तो दोस्तों इससे क्या हो भाई? इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती है, हमारा राज्य का, हमारे स्थानों का सारी चीज़ें परिवर्तन होता नजर आता है। यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों से कह रहा है, थोड़ा गौर करिएगा तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि उदारवाद का कहना है कि व्यक्ति साध्य है और समाज तथा राज्य एक साधन है। क्योंकि राज्य और समाज पर मानव टिका हुआ नहीं है। राज्य और समाज पर मानव टिका हुआ नहीं है। फिर से सुनिए, राज्य और समाजों पर मानव टिका हुआ नहीं है। राज्य और समाजों पर मानव टिका हुआ नहीं है, बल्कि मानव पर ही राज्य और समाज टिका हुआ है। समझ गए? डाउट रसगुल्ला? कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए, बताइए मेरे भाई। कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं ना? चलिए, समाज और राज्य का संगठन। समाज और राज्य का संगठन क्या बोल रहा भाई? समाज और राज्य का संगठन। आइए सर बात करते हैं। उदारवाद का कहना है कि समाज और राज्य का गठन मानव ने अपने कुछ आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किया है, और मानव जब चाहे तब वो समाज और राज्य दोनों में संशोधन कर सकता है। क्या कहता है कि उदारवाद का मानना है, उदारवाद के जितने सारे विचारक हैं उन सारे उदारवाद के विचारकों का मानना है कि समाज और राज्य का गठन मानव ने अपने कुछ आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए किया है। उदारवाद का मानना है कि समाज और राज्य का अगर कोई गठन किया है तो वो मानव ने किया है। तो मानव ने इसलिए किया कि मनुष्य को कुछ आवश्यकता है, ठीक है, और मानव जब चाहे तब वो समाज और राज्य दोनों को में संशोधन कर सकता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना भाई कि हम लोग अगर 1,000 आबादी में एक मंदिर है, कल दिन 2,000 अगर हम लोग आबादी हो जाएंगे तो दूसरा मंदिर बना लेंगे। यानी हम अपने राज्यों में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्योंकि जब मानव समाज व राज्य का निर्माण का अधिकार है तो संशोधन का भी अधिकार है। तब भी मेरे दोस्तों क्या बोल रहा है भाई? संशोधन का भी अधिकार है। ठीक है, चलिए। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवाद का मानना है कि मानव को जन्म से ही कुछ अधिकार मिला है। उदारवाद का ऐसा मानना है कि जन्म से ही मनुष्य को कुछ अधिकार मिला है। जन्म से ही मनुष्य को कुछ अधिकार मिला है, जिसे प्रकृति अधिकार कहा जाता है। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? प्रकृति अधिकार कहते हैं। मनुष्य को जब जन्म से ही कुछ अधिकार मिलते हैं तो उसी को दोस्तों क्या कहा गया भाई? प्रकृति अधिकार कहा जाता है। और इस अधिकार का देखभाल के लिए ही समाज व राज्य का निर्माण किया गया है। और इस अधिकार का देखभाल के लिए ही समाज व राज्य का निर्णय किया गया है। चलिए सर आगे देखिए सर, अगला पॉइंट क्या कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास। अब एक बात बताइए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों?
कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है सर। यस मनीष, ठीक है, याद रखिएगा। मैं क्या कह रहा भाई, मैं कह रहा हूं कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो, देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, आप जो चाहे वह धर्म को अपना सकते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों धर्म निरपेक्ष। धर्म सापेक्ष किसे कहते हैं कि देश का अपना एक धर्म हो। जैसे पाकिस्तान, वहां पे मुस्लिम लोगों का बोलबाला है, तो हमारा धर्म सापेक्ष हो गया। ठीक है, चलिए आते से धर्मनिरपेक्ष। इनके वितामक धर्मनिरपेक्ष पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि किसी भी देश में किसी भी धर्म पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी देश में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दे। राज्य जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दे। राज्य जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दे, है ना। अर्थात सभी को एक समान बढ़ावा मिलना चाहिए। सभी को क्या करना चाहिए भाई, सभी को एक समान बढ़ावा मिलना चाहिए। हम इनका उदाहरण भारत के ले सकते हैं। हम ले सकते हैं दोस्तों कि भारत एक हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बताइए क्या मेरे रसगुल्ला आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया भाई। और सेमेस्टर 2 का जो क्लासेस है वो 15 मई से शुरू होने जा रहा है। और इस बार का जो क्लासेस होगी वो आप लोगों का सेपरेट क्लास चलेगा बीबीएम के यूनिवर्सिटी का। 15 तारीख से ही दोस्तों आप लोगों को क्लासेस शुरू हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए अब आते हैं दोस्तों हमारा लोकतंत्र पद्धति का समर्थन, ये भी लिख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय और विश्वास शांति में विश्वास, ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में तो आप लोगों को क्या लिखना है, मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से बताया था कि निष्कर्ष में मेरे दोस्तों आपको लिखना है कि आपने इतना सारे चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या मिला है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। आई होप मेरे दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। मुलाकात करते हैं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।